हेलो डियर स्पिरिट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरा इतिहास जो है मैं कंप्लीट कर रहा हूँ डॉक्टर राम कुमार बिहार जी की किताब से। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। आज आपको बहुत सारे नए नए फैक्ट देखने को मिलेगा जो आपने, हो सकता है अगर इस किताब को नहीं पढ़ा है या लोकल पब्लिशर की ही बुक अगर आप पढ़ते हैं तो ये चीज़ आपको पढ़ने को नहीं मिला हो। तो बहुत सारे अपन जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है। अगर आप जो है इसी प्रकार के अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो देखना चाहते हैं जो बोल सकते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, या जो ऐसे राइटर हैं जिनका बुक जो व्यापम या पीएससी प्रीफर करते हैं, ऐसे बुक से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो और अपना आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये सीरीज़। ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। ज़्यादा समय अपन जो है व्यर्थ नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़। ठीक है। ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। अपन आधुनिक इतिहास में पहुंच चुके हैं, आपको मालूम है। और अपन जो है आज से जो है ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, मतलब पूरी तरह से अब जो है अंग्रेजी शासन के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। तो ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में 27 अप्रैल 1816 को अप्पा साहब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। ठीक है। कब सहायक संधि होता है? अप्पा साहब और अंग्रेजों की भी ध्यान रखेंगे, इसको पूछा जाता है। अप्पा साहब और अंग्रेजों की भी सहायक संधि होता है 27 अप्रैल 1816 को। 1818 ईस्वी से भारत में मराठा सर्वोच्चता के स्थान पर ब्रिटिश सर्वोच्चता का युग प्रारंभ हो गया। ठीक है। अभी तक जो है मराठा शासन चल रहा था। ठीक है। लेकिन अब किसका शासन स्टार्ट हो गया? ब्रिटिश शासन। ठीक है। ब्रिटिश शासन जो है प्रारंभ हो गए, अंग्रेजों का शासन जो है प्रारंभ हो गया। जैसे ही नागपुर में अंग्रेज आते हैं और हमारा छत्तीसगढ़ जो है नागपुर के अधीन रहता है, तो हमारा छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष रूप से, आप बोल सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमारा छत्तीसगढ़ जो है इसके अधीन हो जाता है, अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। रघुजी तृतीय की मृत्यु होता है 11 दिसंबर 1853 को। ठीक है। उसका कोई भी जो है संतान नहीं होता। ठीक है। और वो गोद भी नहीं ले सकते थे क्योंकि गोद निषेध नीति जो है चल रही थी। ठीक है। इसी कारण उसके मृत्यु के बाद जो है ये नागपुर जो है पूरी तरह से अंग्रेजों का हो जाता है। ठीक है। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी आते हैं और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि जिस भी राजा का संतान नहीं है, ठीक है, उनके राज्य को हड़प लेता था। यही जो है हड़प नीति है। ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का शिकार नागपुर का भोसला राज्य हुआ और 31 मार्च 1854 ईस्वी को नागपुर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित कर लिया गया। गांव का प्रमुख क्या कहलाता था उस समय? गौटिया कहलाता था। जब अंग्रेज आए, अब अंग्रेजों की बात चलेगा, जब अंग्रेज आए उस समय भी गांव का प्रमुख क्या कहलाता था? गौटिया था। हर गांव में सेवा करने वाले कौन होते थे? नाई होते थे, धोबी होते थे, लोहार होते थे, राउत होते थे, चर्मकार बसे होते थे। सेवा के बदले उन्हें डोली मतलब खेत खेत दिया जाता था जिसकी उपज उनका अधिकार होता था। मतलब वो उपज स्वयं से कर सकते थे, जो भी फसल आप लगाना चाहे लगा सकते थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ में वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था चल रही थी, ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्णों में इन लोगों को बांटा गया है। ठीक है। तो चार वर्णों के लोगों का निवास था। समाज में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, इसके पास क्षत्रिय को, इसके बाद वैश्य को। ठीक है। छुआछूत की भावना थी। ठीक है। समाज में एकता का संदेश फैलाने वाले सतनाम पंथ, कबीर पंथ, ईसाई पंथ ने प्रयास किया और थोड़ी बहुत सफलता इनको प्राप्त हुई। आर्य समाज व थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी प्रयास जो है सराहनीय रहा। ठीक है। आप जानते हैं छुआछूत व्याप्त था, इसीलिए आप गुरु घासीदास जी को पढ़ते हैं। ठीक है। गुरु घासीदास जी को जानते हैं। ठीक है। कबीर पंथ को जानते हैं। ठीक है। ये लोग क्या किए कि छुआछूत की भावना को मिटाने का प्रयास किए। साथ ही पंडित सुंदरलाल शर्मा को आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है। उस समय भी हमारे यहाँ क्या था, छुआछूत जो था आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हटाने का भरसक प्रयास इन लोगों ने किया। ठीक। बस्तर में नरबली का शिकायत प्राय मिलती थी। ठीक है। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है बस्तर, आपको मालूम है, आज भी आप जाके देखेंगे। ठीक है। तो वहाँ क्या है, बहुत समय जब अंग्रेज थे उस समय क्या था, नरबली प्रथा का जो शिकायत है बार बार मिलता था। क्योंकि वहाँ माँ दंतेश्वरी माता है, साथ ही जो ग्राम देवता होता था उन सबको क्या कहते नरबली दी जाती थी, पूजा अर्चना की जाती थी। ये प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है। इनको अपनी प्रकृति से छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो अंग्रेज आए तो बार बार इसकी शिकायत मिलती थी, नर बलि दी जाती है करके। अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए नर बलि दे दी जाती थी। ठीक है। 1913 में केंद्रीय सरकारी एवं भूमि विकास बैंक की स्थापना रायपुर में हुई, ये इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहकारिता का अगर भविष्य में आप एग्जाम देंगे तो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 1913 में केंद्रीय सहकारी एवं भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है।
सती प्रथा के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, ठीक है, सती प्रथा के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। मैं इन सब चीज़ को क्यों पढ़ा रहा हूँ, जब अंग्रेज आए उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ, इसको अपन को पढ़ना है पहले, तभी तो आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों के आने से पूर्व कैसे था, अंग्रेजों के आने के समय कैसे हुआ, अंग्रेजों के बाद हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कैसा है, ठीक है। तो ये पूरा समरी दिया हुआ है, ठीक है। अंग्रेजों के आने से जो मराठा शासन काल में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि मराठा का शासन चल रहा था, मराठा के ढंग से जो है हमारे छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन चला रहे थे, उसी को अंग्रेजों ने किस तरह से परिवर्तन किया और उनके आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो जब अंग्रेज आए थे तो सती प्रथा के कुछ उदाहरण उनको देखने को मिला, मगर ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक चौकसी के कारण इस पर रोक लगी और ये शुभ संकेत था, ठीक है। आदिवासी आस्थाओं, संस्थाओं व व्यवस्थाओं को छेड़ने का कोई भी प्रयास अंग्रेजों ने नहीं किया, ठीक है। मतलब आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेज जो है कभी भी कोई भी जो है किसी चीज को जो आदिवासी की परंपरा के अनुसार चली आ रही है उसको छेड़ने का प्रयास अंग्रेजों ने नहीं किया, ठीक है। अगर ये जब भी प्रयास किए हैं आप पढ़े होंगे तो विद्रोह हुआ है, ठीक है। किसी भी चीज को आप छेड़ने का प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके विरुद्ध जो है आवाज तो उठेगा, तो क्या हुआ, विद्रोह होना प्रारंभ हो जाता है। नर बलि जैसे मामलों में भी हस्तक्षेप किया गया। आदिवासी समाज बूढ़ा देव के उपासक है, ठीक है। नर बलि है ना, जो नर बलि दी जाती थी, ठीक है, एक प्रकार से जो ये मानवीय हत्या है, ठीक है। इसी कारण जो है अंग्रेज इस पर जो है कार्य किए, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं इसका विरोध करने को मिला, ठीक है, इसका भी विरोध हुआ था, ठीक है। तो नर बलि जैसे मामलों में हस्तक्षेप किए। आदिवासी समाज क्या किसको मानता है, बूढ़ादेव को मानता है, बूढ़ादेव को उपासक होते हैं। धमतरी के पास रुद्री नहर और बालोद में आमदाबाद नहर का निर्माण अंग्रेजी काल में हुआ, अंग्रेजों के काल में हुआ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। धमतरी के पास तो रुद्री नहर आपको मालूम होगा, और बालोद जिलों में इसको याद रखेंगे आमदाबाद नहर का निर्माण पूछा जा सकता है, आमदाबाद नहर, ठीक है। अहमदाबाद नहर का निर्माण अंग्रेजी काल में हुआ। रायगढ़ में जूट मिल, राजनांदगांव में कपड़ा मिल का स्थापना हुआ। दुर्ग जिले में रानी तरई में, है ना, दुर्ग जिले के जो रानी तरई है वहाँ जो है बहुत बड़ा पशु बाजार लगता था, ढोर बाजार के रूप में चर्चित था, ठीक है। रानी तरई जो है पशु बाजार के रूप में चर्चित है। 1921 को रतनपुर के पास खूटागार बांध का निर्माण जो है प्रारंभ हुआ और 1927 में इसको पूरा कर लिया गया। लगभग 66 लाख रुपए खर्च इसमें आया। 28 जून 1860 ईस्वी के भारत सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 2279 के द्वारा संबलपुर को छोड़कर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में माल गुजारों को स्वामित्व का अधिकार दे दिया। माल गुजार कौन होते थे, माल गुजार वो होते थे जैसे गौटिया, गौटिया को बाद में क्या बोले जाने लगा, माल गुजार, ठीक है। माल गुजार कहा जाने लगा और इन्हीं माल गुजार को क्या होगा, भूमि के स्वामित्व का अधिकार इनको दे दिया गया, ठीक है। ऐसे किसानों को जो 12 वर्षों से अपनी भूमि पर काबिज थे, अपनी भूमि पर खेती कर रहे थे, उन्हें भी स्वामित्व का अधिकार दे दिया गया। उन्हें इसे काबिज काश्तकार कहा गया। अब ये जो किसान है उसको क्या कहा गया, काबिज काश्तकार कहा गया। मतलब 12 वर्ष तक जो अपनी भूमि पर लगातार उत्पादन कर रहे हैं उनको उस भूमि का स्वामित्व का अधिकार दिया गया और उन्हें किस नाम से संबोधित किया गया, काबिज काश्तकार। गौठिया अब माल गुजार हो गए। मैंने अब आपको बताया कि अंग्रेजों के काल में गौठिया को माल गुजार के नाम से भी संबोधित किया जाता था। गौठिया अब माल गुजार हो गए। बिलासपुर जिले के लिए जिस्म और रायपुर जिले के लिए हैबिट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त हुए। कौन कौन, बिलासपुर के लिए जिस्म को और रायपुर जिले के लिए हैबिट सेटलमेंट को, हैबिट को जो है सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त किए गए, ठीक है। और उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह व्यवस्था की गई, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 2 ऑफिसर नियुक्त हुए जिनको सेटलमेंट ऑफिसर के नाम से जाना जाता था, रायपुर में बिलासपुर में जिस्म और रायपुर में हैबिट। सड़कों का विकास न तो कलचुरी काल में हुआ और न ही मराठा काल में। अंग्रेजी सरोत्ता के आने के बाद 1854 में, ठीक है, कब, 1854 से यातायात क्षेत्र में क्रांति आई। आपको मालूम है कि 1853 में क्या चला था, रेलवे चला था, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा धन यहाँ से ले जाना चाहते थे, इसीलिए वो उन्होंने क्या किया, यातायात का जो है मार्ग जो यातायात प्रारंभ किया, साथ ही रेलवे लाइन वगैरह जो है बिछाया और सड़कों का भी निर्माण जो है प्रारंभ होता है धीरे से, ठीक है। 1885 ईस्वी से नागपुर से रायपुर के मध्य ब्रॉड गेज की पट्टी रेलें चलने लगी। 1889 ईस्वी में बिलासपुर भी इससे जुड़ गया और एक सक्रिय लाइन रायपुर से धमतरी 46 मील तक बिछाई गई व रेल चलना जो है प्रारंभ हुआ। बिलासपुर जिले में कोसा के कपड़े बनाए जाते थे, ध्यान रखेंगे, बिलासपुर जिले में कोसा के कपड़े बनाए जाते थे। 12 आना से 2 रुपया गज दर इसका था, ठीक है। कितना से कितना था, 12 आना से 2 रुपये की दर पर ये जो है मिलता था। इंग्लैंड में भी बिलासपुर का कोसा कपड़ा जाता था, ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड में
बिलासपुर का कोसा कपड़ा जाता था। रायपुर जिले में सूती कपड़ा बुना जाता था। नया पारा राजिम में कांसे के बर्तन के लिए प्रसिद्ध था। ध्यान रखेंगे, जो राजिम है कांसे के बर्तन के लिए प्रसिद्ध था। धान कूटने की 37 मिलें 1935 ईस्वी तक स्थापित हो गई थी। ध्यान रखेंगे, 1935 में धान कूटने की 37 मिल और 497 मजदूर इसमें जो है काम करते थे। 1949 ईस्वी तक मिलों की संख्या बढ़कर कितना हो गई, 45 हो गई। आटा मिल, तेल मिल स्थापित किए गए। दाल मिल व आरा मिल भी यहाँ बनाए गए। ठीक है। 1868 ईस्वी में 1 रुपये में 60 सेर चावल या 60 सेर गेहूं खरीदा जा सकता था। 1886 ईस्वी में 1 रुपये में मात्र 27 सेर चावल या 49.25 सेर गेहूं आता था। मतलब देखो, अब महंगाई बढ़ती जा रही है। रायपुर जिले के सिंघनपुर व कबड़ा पहाड़ में तथा अन्य भागों में जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, उनसे यह प्रमाणित होता है कि यह अंचल आदि मानव का निवास स्थल था। क्योंकि आप जानते हैं, जो सिंघनपुर की गुफा है, कबड़ा पहाड़ है, वहाँ क्या है, आपको शैल चित्र देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ आदिवासी निवास करते थे, तभी तो वो चित्र बनाए हैं। ठीक है। हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, आदि ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में आपको मालूम है कि कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल जो डायग्राम वगैरह वो बनाए हैं उसके आधार पर जो है हम कालों का निर्धारण किए हैं। ठीक है। मल्हार की बूढ़ी खार में भगवान विष्णु की सर्व प्राचीन मूर्ति मिली है। ध्यान रखेंगे, मल्हार की बूढ़ी खार में भगवान विष्णु की सर्व प्राचीन मूर्ति मिली है। इस अंचल में मूर्ति कला का जो अपना इतिहास ईसा पूर्व की जो 2री शताब्दी से प्रारंभ होता है। मतलब मूर्ति कला कब से प्रारंभ हुआ इस क्षेत्र में, तो 2री शताब्दी से। ताला का प्राचीन देवरानी जेठानी मंदिर, पुजारी पाली का केवटीन मंदिर, राजिम के मंदिर, पाली का शिव मंदिर, बारसूर का मामा भांजा मंदिर, नारायण पाल का विष्णु मंदिर, मल्हार, डीपडी, गढ़धनौरा के मंदिरों के अवशेष प्राचीन गौरव का ज्ञान कराते हैं। ठीक है। मतलब इन जगहों में जो है आपको प्राचीन काल की मंदिर आज भी देखने को मिलती है। ठीक है। ये पुरातात्विक स्थल आज भी खुदाई हो रहा है और नए नए साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। तिरपुर के मंदिर, खरौद के मंदिर आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। शिवरी नारायण, जांजगीर, दूधाधारी मंदिर रायपुर, कवर्धा का मंदिर छत्तीसगढ़ के गौरव है। 1886 ईस्वी में बस्तर रियासत में पहला प्राथमिक विद्यालय खुला। ये इंपॉर्टेंट है, रखेंगे। 1886 में बस्तर रियासत में पहला प्राथमिक विद्यालय खुला था। ध्यान रखेंगे। ठीक है। 1886 में अंचल का पहला महाविद्यालय रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के नाम से खुला। ठीक है। लेकिन ये जो है गैर सरकारी आधार पर हुई। 1947 ईस्वी तक अंचल में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। ठीक है। भारतेंदु युग के साहित्यकारों में छत्तीसगढ़ अंचल के ठाकुर जगमोहन सिंह का विशिष्ट स्थान था। बिलासपुर जिले के शिवरी नारायण तहसील में तहसीलदार के पद पर ये थे। ठीक है। ध्यान रखेंगे, बस्तर अंचल, ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ अंचल के ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम याद रखेंगे। ये कौन थे, ये तहसीलदार थे और तहसीलदार पद पर रहते हुए, ठीक है, शिवरी नारायण तहसील में तहसीलदार के पद पर थे और तहसीलदार रहते हुए इन्होंने जो है कई पुस्तकें इन्होंने लिखी है। तो 1880 ईस्वी में उन्होंने बहुपठित श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना की। ध्यान रखेंगे, तो श्यामा स्वप्न उपन्यास किसकी रचना है, पूछा जाता है, ठाकुर जगमोहन सिंह की। 1885 ईस्वी में अंचल में बाढ़ आने से भारी तबाही हुई। प्रलय नामक रचना उन्होंने काव्यात्मक प्रस्तुति दी। ठीक है, प्रलय भी इन्हीं की रचना है। ठीक है। प्राचीन ग्रंथों पर उनकी टीका सारगर्भित रही। जगन्नाथ प्रसाद भानु का नाम भी उल्लेखनीय साहित्यकारों में शामिल है। काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर इनकी रचना है। ध्यान रखेंगे, काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर भी इन्होंने लिखा। काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर अतुलनीय ग्रंथ माने गए हैं। 1885 ईस्वी में उन्हें भानु की उपाधि मिली। कब मिली, 1885 ईस्वी में। छंद, लक्षण, मात्रा, वर्ण आदि का विशद वर्णन 1893-94 में लिखित छंद प्रभाकर में देखने को मिलता है। 1897 ईस्वी में पंचामृत रामायण की रचना इन्होंने की जो चर्चित रही। तो ध्यान रखेंगे, काव्य प्रभाकर, छंद प्रभाकर, पंचामृत रामायण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवरी नारायण के पास, शिवरी नारायण के पंडित मालिक राम त्रिवेदी, शिवरी नारायण के कौन, पंडित मालिक राम त्रिवेदी ने राम राज्य तथा प्रबोध चंद्रोदय नामक 2 नाटक लिखकर ख्याति प्राप्त की। ध्यान रखेंगे, तो राम राज्य और प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है, तो पंडित मालिक राम त्रिवेदी का। ऐसे सब जो है साहित्य वाले पोर्शन में पूछा जाता है। अगर आप मेंस का भी तैयारी कर रहे हैं, प्री का भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब रचना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगर व्यापम का भी तैयारी करते हैं तो भी, क्योंकि साहित्य वाले में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। राम राज्य किसकी रचना है, प्रभु चंद्रोदय किसकी रचना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रायगढ़ के अनंतराम पांडे ने कपटी मुनि नाटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कपटी मुनि नाटक लिखा। पिंडरा के रामराव चिंचोलकर छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक थे, ठीक है। मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि मुकुट पहनने से क्या होती है, छाया होती है, तो मुकुटधर पांडे छायावाद के जनक माना जाता है, ठीक है। रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह ने संगीत विषय ग्रंथ लिखे। ताल तोय निधि याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताल तोय निधि, तालबल पुष्पाकर, नर्तन सर्वस्व, मूरज पुष्पाकर, राग रत्न, मंजूषा संगीत विषय ग्रंथ है। साहित्य कृतियों में वैराम गांव, अलकापुरी, माया चक्र, प्रेम के तीर, रम्य रास, मृग नयनी की गणना होती है। ये सब किसकी रचना है, राजा चक्रधर सिंह की। पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र अच्छे कवि, लेखक और समालोचक इतिहासकार थे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी खैरागढ़ के थे। सरस्वती जैसे ख्याति प्राप्त पत्रिका उन्होंने संपादन किया, ठीक है, याद रखेंगे सरस्वती किसकी संपादन है या पत्रिका है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इसको पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंडित रामदयाल तिवारी, बाबू मालवी प्रसाद श्रीवास्तव, पंडित सुखलाल पांडे ने भी साहित्य सृजन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। माधवराव सप्रे ने रायपुर में रहकर संपादक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। बस्तर में ठाकुर केदारनाथ ने बस्तर भूषण की रचना 1908 में की। बस्तर के इतिहास के अलावा वहाँ की संस्कृति विषयक जानकारी मिलती है। खैरागढ़ के धानुलाल श्रीवास्तव ने अष्टराज अम्बोज में छत्तीसगढ़ के 8 रियासतों कांकेर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, सारंगगढ़, रायगढ़, शक्ति, कवर्धा का इतिहास लिखा। संस्कृति विषयक जानकारी भी इन्होंने दी, ध्यान रखें कौन, तो खैरागढ़ के धानुलाल। लाल प्रद्युम्न सिंह ने नागवंश का इतिहास लिखकर खैरागढ़ के बारे में वर्णन प्रस्तुत किया है। बलदेव प्रसाद मिश्र ने छत्तीसगढ़ परिचय में अंचल के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है, ठीक है। पंडित रामदयाल तिवारी की गांधी मीमांसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना पूछा जाता है, तो पंडित रामदयाल तिवारी की गांधी मीमांसा ने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। लगभग 900 पृष्ठों की इस किताब में गांधी व गांधीवाद की समीक्षा साहस पूर्वक की गई है। इसको कई बार पूछा गया है। गांधी मीमांसा किसकी रचना है, पंडित रामदयाल तिवारी, RD तिवारी की। छत्तीसगढ़ की प्रमुख करद राज्य एवं जमींदारी, अब जो है छत्तीसगढ़ के करद राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, जमींदारियों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को भी दक्षिणापथ के राजाओं को परास्त करने का पश्चात छोड़ देना पड़ा था। करद राज्य के रूप में उन्हें मान्यता दी, मतलब जो समुद्रगुप्त है वो आए दक्षिणापथ और यहाँ के राज्यों को उन्होंने जीता, लेकिन जीतने के बाद वो छोड़ दिए, और छोड़ दिए तो यहाँ के राजा को क्या बोलने लगे, या ये राज्य क्या कहलाने लगे, करद राज्य कहलाए। करद राज्य मतलब कर उनको पटाते थे, ठीक है, उनके अधीन थे, ठीक है, तो इनको क्या बोलने लगा, करद राज्य बोलने लगा, ठीक है। शक्तिशाली सम्राट अधीनस्थ राजाओं से कर लेते थे, अतः ये राजा करद राजा कहलाते थे। आंतरिक शासन में स्वतंत्र थे, मतलब शासन जो है स्वयं से चलाते थे यहाँ के राजा, लेकिन कर किनको पटाते थे, जो मौर्य साम्राज्य है या जो समुद्रगुप्त है, ठीक है, गुप्त साम्राज्य, समुद्रगुप्त को जो है क्या कहलाते थे, ये अपना कर पटाते थे, ठीक है, समुद्रगुप्तों ने इनको पराजित किया हुआ था। जमींदार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जमीन रखने वाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जमींदार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जमीन रखने वाला होता है। समय के साथ साथ वह जमीन के साथ साथ शक्ति रखने वाला भी बन गया। केवल जमींदार जो है क्या रखते थे, जमीन रखते थे, लेकिन बाद में इनकी क्या हो गया, शक्ति भी बढ़ने लगी, और ये क्या हो गया, शक्ति रखने वाला भी हो गया, मतलब इनको अधिकार दे दिया गया। समाज में भूमि स्वामित्व के आधार पर 2 वर्ग था। एक वर्ग जमींदारों का था जो भूमि के स्वामी थे, दूसरा वर्ग किसानों का, रैयतों का था, जो जमींदार प्रथा के अंतर्गत जमींदार से 1 या कुछ वर्षों के लिए भूमि प्राप्त करता था, फसल उगाता था और भू कर के रूप में एक निश्चित राशि जमींदार को प्रति वर्ष देता था। 2 वर्गों में बांटा गया, एक जमींदार वर्ग, ठीक है, और एक किसान, ठीक है। जमींदार जो जमीनों के मालिक होते थे, किसान ये जमींदार से क्या लेते थे, अपना जमीन लेते थे, उस पर खेती करते थे, फसल उगाते थे, और ये जो है क्या पटाते थे, टैक्स पटाते थे, ठीक है। 1906 से पूर्व छोटा नागपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले सरगुजा क्षेत्र के जमींदारों का इतिहास भी
कम रोचक नहीं है। ठीक है, मिस्टर रफसीड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, सरगुजा के राज्य पर रक्सेल राजपूतों ने अपना अधिकार स्थापित किया। उन्होंने गोंड, कंवर, खरवार जैसे आदिम जातियों से इसे जीता था। ठीक है, आप जानते हैं सरगुजा में कौन सा वंश चलता है? रक्सेल वंश, इसको पूछा जाता है सरगुजा में कौन सा वंश है का शासन था, तो रक्सेल वंश का ध्यान रखेंगे। ठीक है, मराठा काल में छत्तीसगढ़ के जमींदार, छत्तीसगढ़ के इतिहास में सन 1741 ईस्वी की तिथि महत्वपूर्ण है। इस वर्ष सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर को जीतकर छत्तीसगढ़ में मराठा राज की नींव रखी। कलचुरी शासन जो है परास्त हुए। मराठों के द्वारा राजनांदगांव, छुई खदान, खुज्जी नई जमींदारियां बनाई गई। इस प्रकार से कलचुरी शासन काल में भी पुरानी जमींदारियां का अस्तित्व बना रहा। एक निश्चित वार्षिक धनराशि मराठे जमींदारों से वसूलने लगे, जो टकोली के नाम से चर्चित हुआ। मतलब जो मराठे हैं जमींदार से जो पैसा लेते थे वो क्या कहलाता था? टकोली कहलाता था। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर जब सूबेदारों के माध्यम से शासन करना प्रारंभ किया, तब जमींदारों के साथ संबंधों में खिंचाव आने लग गया, क्योंकि जो सूबेदार थे वो अधिक से अधिक धन यहाँ से ले जाकर मराठों को देने का जो है वचन दिए थे। ठीक है, सूबा शासन अधिक से अधिक धन ऐंठना चाहते थे, जबकि जमींदार कम से कम राशि देना चाहते थे। सूबेदार केशव गोपाल के काम काल में, ये काल है, काल में छत्तीसगढ़ के जमींदार स्पष्ट रूप से मराठा विरोधी हो गए। किसके काल में? तो सूबेदार केशव गोपाल के काल में जो छत्तीसगढ़ के जमींदार थे वो मराठा के विरोधी हो गए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में 1818 से 1830 ईस्वी का काल ब्रिटिश नियंत्रण का काल था। चतुर्थ मराठा युद्ध के पश्चात 1818 से स्वराज्यता के युग का प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ की शासन व्यवस्था मराठा शासक के एजेंट के रूप में अंग्रेज करने लगे। ठीक है, क्योंकि रघुजी तृतीय आते हैं, वो अल्पवयस्क थे, तो उनके शासन किसका था? रघुजी तृतीय का था, लेकिन एक्चुअल में जो शासन कौन चला रहे थे? अंग्रेज चला रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों ने पहली बार जमींदारों व केंद्रीय शक्ति के बीच संबंधों को लिखित, स्पष्ट और नियमित बनाया। जमींदारों को शासन व्यवस्था में भागीदार बनाया गया, उनके अधिकार व कर्तव्य सुनिश्चित किए गए। एक इकरारनामा पर उनसे हस्ताक्षर लिए गए। बस्तर के राजा महिपाल देव ने 1819 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के सुप्रीडेंट मिस्टर एगेन्यू से जो इकरारनामा किया, उनकी शर्तें जो है नियमानुसार, मतलब याद रखेंगे राजा महिपाल देव और एगेन्यू के बीच इकरारनामा हुआ था। कब हुआ था? 1819 में हुआ था। उस इकरारनामा के अनुसार क्या क्या शर्तें थे उसको हम जानेंगे। बस्तर राजा ने नागपुर राजा का आश्रित होना स्वीकार किया। उनकी भावी पौड़ी भी आश्रित रहेगी। भावी पीढ़ी है, ऐसा लिखा है पौड़ी। ठीक है, तो भावी पीढ़ी भी आश्रित होगी ये नागपुर के अधीन। नागपुर राजा ने बस्तर राजा को सुरक्षा प्रदान की। ठीक है, बस्तर राजा उसके उत्तराधिकारी नागपुर राज्य के सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे। नागपुर राजा के अलावा अन्य राज्यों से स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे। अपने विवादों का निपटारा नागपुर राजा के माध्यम से करेंगे। बस्तर में व्यापारियों को बिना कर पटाए व्यापार करने व सुरक्षा देने का वचन दिया गया। नागपुर राजा के किसी शत्रु को बस्तर राजा शरण नहीं देगा। बस्तर नरेश निर्धारित टकोली 3 किस्तों में जमा करेगा। बस्तर राजा और पिछले वर्षों के न पटाए गए टकोली की राशि माफ की गई इस शर्त के अनुसार। ठीक है, इस इकरारनामा पर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के द्वारा हस्तक्षेप किए गए। ठीक है, ये हस्तक्षेप नहीं हस्ताक्षर होगा, क्योंकि बुक में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा। ठीक है, 1818 ईस्वी में जब अंग्रेजी नियंत्रण में छत्तीसगढ़ था, तब यहाँ जमींदारों की कुल संख्या जो है 27 थी। याद रखेंगे 1818 की स्थिति में 27 जमींदारी। 1865 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के 14 जमींदारी को सामंती राजा के रूप में मान्यता दी गई। शेष साधारण जमींदार कहलाए। ठीक है, जो बाकी थे वो क्या कहलाए? जमींदार कहे। 14 जो जमींदारी है वो सामंती राजा के रूप में उनको मान्यता मिलती है, और शेष जितने भी जमींदारी है वो क्या कहलाए? जमींदार ही कहलाए। बस्तर, कांकेर, खदान, कवर्धा, सौरागढ़, नांदगांव, रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, कोरिया, चांग बखार,
जसपुर, सरगुजा और उदयपुर, ये जो है सामंती राज्य हुए। सामंती राज मतलब रियासत बनाए गए। रियासतों के प्रमुखों द्वारा निष्ठा पत्र भरवाए गए। टकूली की राशि समय समय पर पुनः निर्धारित की जाती थी। अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख सामंती राज्य के बारे में जानते हैं। पहला आता है बस्तर रियासत। पूरा रियासत को पढ़ेंगे, जितने भी रियासत अब बने सभी रियासतों को हमको पढ़ना है, ठीक है। 14 जो रियासत है उनको हमको पढ़ना है। उत्तर से दक्षिण 235 मील, अपन बस्तर रियासत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्तर से दक्षिण 235 मील, पूर्व से पश्चिम 182 मील लंबी चौड़ाई वाला यह रियासत छत्तीसगढ़ के प्रमुख रियासतों में सबसे बड़ा रियासत था। इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसी रियासत का था, बस्तर रियासत का। इसकी राजधानी क्या थी? जगदलपुर थी। ध्यान रखेंगे, बस्तर रियासत सबसे बड़ा रियासत, राजधानी जगदलपुर, ठीक है। काकती राजवंश का शासन 1333 ईस्वी से था। आंध्र प्रदेश के काकती जो वारंगल के राजा थे, खिलजियों द्वारा हराए व भगाए गए थे। बस्तर अंचल पर नागों के 84 गढ़ों को साम दाम दंड भेद नीति से उन्होंने जीता, ठीक है। राज परिवार की इष्ट देवी दंतेश्वरी के वस्त्र से इस अंचल का नाम बस्तर पड़ा। बस्तर में राज्य करने वाले प्रमुख काकती शासकों में संस्थापक राजा अन्नमदेव, चौथे राजा पुरुषोत्तम देव, 13वें शासक दलपत देव, दरिया देव, महिपाल देव, भोपाल देव, भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, प्रवीण चंद भंजदेव, ये काकती वंश के राजा हुए। आदिवासी बहुल बस्तर में मुख्य रूप से गोंड व उनकी उप शाखाएं निवास करती थी। भतरा, परजा, धुरवा, मुरिया, माड़िया, हलवा, दोरला अन्य आदिवासी समूह जो बस्तर में निवास करते आ रही है। माड़िया शब्द जंगल के आदमी भाव को सूचित करने वाला है। माड़िया शब्द किसको सूचित करता है? तो जंगल के आदमी भाव को सूचित करने वाला है। इनका बाइसन नृत्य प्रसिद्ध है। मूर का अर्थ होता है, अर्थात मूल का अर्थ क्या होता है? पलाश वृक्ष को छाया में पलाश वृक्ष का छाया में रहने वाले मुरिया अपनी संस्था घोटुल के कारण विशेष चर्चित है। ध्यान रखेंगे, तो मूर का अर्थ होता है पलाश वृक्ष, ठीक है। और इसी पलाश वृक्ष के छाया में रहने वाले मुरिया अपनी संस्था घोटुल के लिए जो है विशेष चर्चित है। घोटुल यानी कुंवारों का क्लब। घोटुल के प्रति आदिवासी लड़के लड़कियां निष्ठापूर्वक भक्ति सचमुच अद्भुत है। इस संस्था से प्रेम करते हैं, घोटुल से, और उसका वर्णन उड़द की दाल जैसे प्रिय और अग्नि भैंसे बाइसन की सींग जैसा सुंदर कहकर करते हैं। मतलब इसकी तुलना किससे की गई है? उड़द की दाल, क्योंकि उनके प्रिय होता है उड़द दाल, और जो बाइसन की सींग है वो बहुत सुंदर दिखते हैं, उन लोग लगा के नृत्य करते हैं, ठीक है, उनसे इसकी तुलना करते हैं, ठीक है। अपने पूर्वज को भगवान कृष्ण के भाई, ठीक है, ये भतरा जाति के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो अपने पूर्वज को भगवान कृष्ण के भाई बलराम की हल की मिट्टी से निर्मित मानने वाले प्रथम हलबा, ये हलबा जाति के बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। अभी तो मुरिया जाति के बारे में बात किए, अब हलबा जाति में। तो हलबा जाति का उत्पत्ति कहाँ से बताया गया है? तो कृष्ण भगवान के भाई बलराम की हल की मिट्टी से निर्मित वाले प्रथम हलबा भी प्रमुख जनजाति में आते हैं। रियासत बस्तर में सिपाही के रूप में ये कार्य करते थे। याद रखें, किसके रूप में कार्य करते थे? हलबा जनजाति सिपाही के रूप में। हलबों की भाषा हल्बी रियासत की संपर्क बोली या भाषा थी। उड़ीसा की सीमा से लगे भागों में भतरा निवास करते हैं। याद रखेंगे, इसको पूछा जाता है, जो उड़ीसा बॉर्डर है वहाँ भतरा जनजाति का निवास है, ठीक है। हलबा जो है बस्तर की संपर्क बोली हल्बी थी उस समय, हलबा लोग का निवास स्थान है। बस्तर में सामाजिक स्तरीकरण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रखे गए संस्थापक काकती राजा अन्नम देव के साथ बस्तर आए। ये भतरा जनजाति जो है अन्नम देव के साथ कहाँ आए? बस्तर आए और यहाँ आकर बस गए। भद्र शब्द से भतरा शब्द बना, ऐसा एक वर्ग मानता है। भतरा बुजुर्ग अपनी जाति को भगवान राम के भाई भरत के काल से बस्तर में निवास करने वाले मानते हैं। आदिवासियों का सारा जीवन केवल अपने लिए जीविका अर्जन करने में बीत गया। झूम कृषि, वनोपज संग्रहण, शिकार, मछली मार कर ये अपना जो है जीवन चलाते थे, पेट भरते थे। उनका सामुदायिक जीवन सबसे प्रमुख विशेषता है, ठीक है। उनका सामुदायिक जीवन सबसे प्रमुख विशेषता है।
शराब की ये शौकीन थे। महुआ से बनी शराब, चावल से बनी शराब, ताड़ व सल्फी का नशीला रस ये सेवन करते हैं, आज भी करते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बस्तर अंचल में जो है इनका ये फेवरेट है। हर त्योहार में या कोई भी उत्सव जब होता है तो ये जो है ताड़ या सल्फी या अपना जो चावल का जो लांदा होता है, ठीक है, इनका सेवन ये आज भी करते हैं। और अब बस्तर जाके देखेंगे तो महुआ का तो सेवन आपको ये करते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, सामूहिक शिकार, सामूहिक कृषि, सामूहिक उत्सव, सामूहिक नृत्य, सामूहिक गान होता है। खाना गुड़ी में ये अतिथि को ठहराते हैं, ध्यान रखें, जो आदिवासी है, ठीक है, खाना गुड़ी में अपने अतिथि को ठहराते हैं। तो अतिथि का निवास स्थान या अतिथि को ठहराने का स्थान क्या कहलाता है? थाना गुड़ी। ठीक है, उनकी सेवा के लिए ये क्या रखते हैं? अटपहरिया। ठीक है, मतलब जो अतिथि को जो थाना गुड़ी में ये रुकवाते हैं, उनकी सेवा के लिए किसकी नियुक्ति करते हैं या किनको रखते हैं? तो अटपहरिया नामक व्यक्ति को रखते हैं। ठीक है, अपने उपयोग में आने वाली अधिकांश वस्तुएं स्वयं निर्मित ये करते हैं। बस्तर की घड़वा कला व काष्ठ कला प्रसिद्ध है। माँ दंतेश्वरी के प्रति आस्था राजा से लेके प्रजा तक हो रही है। दशहरा वहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है। वधु के लिए ये वधु कीमत देने की प्रथा है। लमसेला रखने की भी प्रथा है। बस्तर में भ्राता भगनी संतति के विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। नृत्य उनके जीवन का अभिन्न अंग है। गौर नृत्य, भतरा नाट, हुल्की नृत्य, गेड़ी नृत्य प्रमुख है। अब पूरे आदिवासी जनजातियों के बारे में, आदिवासियों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जनजातियों के बारे में कि जनजातियों में क्या क्या फेमस है। ठीक है, इनके जो बोल सकते हैं जो अतिथि ठहराने की स्थल होता है वो अटपहरिया है। उनका सेवा करने वाले थाना गुड़ी है और उसका सेवा करने वाले जो है अटपहरिया कहलाते हैं। ठीक है, दंतेश्वरी माँ की ये पूजा करते हैं। ठीक है, वधु मूल्य ये देते हैं। साथ ही नृत्य गान ये करते, हर हर जनजाति की अलग अलग नृत्य है। ठीक है, अलग अलग मौके पर ये जो है नृत्य करते हैं। इंद्रावती बस्तर की महत्वपूर्ण नदी है। बस्तर रियासत में लगभग 400 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। शंकरी व संकरी इसकी सहायक नदी है। बैलाडीला की पहाड़ी अपने लौह अयस्क के कारण समग्र विश्व में चर्चित है। सभ्यता की दौड़ में पीछे अबुझमाड़ का 2400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी यही है। सन 1777 में बस्तर राज परिवार में कलह व गृह युद्ध की स्थिति बनी। राजा दरियादेव ने मराठों के सहायता प्राप्त कर अपनी स्थिति मजबूत बनाई। इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 5000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया गया। 1777 में पूर्व तक 1777 से पूर्व तक बस्तर एक स्वतंत्र राज्य था। अब वह मराठों की अधीनता में आ गया। ठीक है, दरियादेव के कारण ये हुआ। ठीक, सन 1819 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के अंग्रेज सुप्रीडेंट मिस्टर एग्नी ने बस्तर के तत्कालीन राजा महिपाल देव से भेंट कर एक इकरारनामा पर उनके हस्ताक्षर लिए और इकरारनामा की शर्तें आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। 3 किस्तों में वार्षिक टकुली देना स्वीकार हुआ। राजा के न्याय संबंधी अधिकार बनाए रखे गए, मतलब राजा को आज भी न्याय करने का अधिकार की छूट थी। राजा भैरम देव के काल में वार्षिक टकोली की राशि 3056 रुपये निर्धारित की गई। 1888 ईस्वी में नए निर्धारण में यह राशि 17,000 रुपये वार्षिक कर दी गई। रघुजी भोसले की मृत्यु 11 दिसंबर 1853 ईस्वी को हुई और गोद निषेध कानून के तहत लाल डलहौजी ने 13 मार्च 1854 ईस्वी को नागपुर राज्य का ब्रिटिश भारत में सम्मिलित कर लिया। बस्तर राजा का अधीनस्थ राज्य था, अतः बस्तर भी ब्रिटिश नियंत्रण में आया। ठीक है, मतलब नागपुर के अधीन था। अब नागपुर में अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो हमारा बस्तर भी या छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र में आ गए। 1860 ईस्वी से बस्तर को अपर गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर के नियंत्रण में रखा गया। ध्यान रखें, 1860 में जो बस्तर है उसको किसके नियंत्रण में रखा गया? तो अपर गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर के अधीन, ठीक है, या नियंत्रण में। राजा बस्तर के अधिकार, ठीक है, जो राजा है, ठीक है, बस्तर के राजा के अधिकार को धीरे धीरे कम किया गया। अपनी पसंद का दीवान भी वह नियुक्त नहीं कर सकता था। राजगुरु नामक महत्वपूर्ण पद पर मैथिली ब्राह्मण प्रतिष्ठित थे। बस्तर रानी को महारानी की उपाधि 31 मार्च 1933 को दे दी गई। बस्तर में प्राथमिक शाला का प्रारंभ
राजा भैरम देव के शासन काल में हुआ, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राजगुरु नामक महत्वपूर्ण पद किसको किसके पास था, मैथिली ब्राह्मण, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भैरम देव के शासनकाल में सबसे पहले बस्तर में प्राथमिक शाला जो है प्रारंभ हुआ। 1886 में बस्तर में 3 स्कूल खोले गए। 1910 के विद्रोह काल में 60 में से 45 स्कूल खोले गए, 60 खोलने का लक्ष्य था, 45 स्कूल खोले गए। 1936 से बस्तर के हाई स्कूल में विज्ञान विषय की पढ़ाई जो है प्रारंभ हुआ। देखो यहाँ डिटेल, इतना डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, यहीं से क्वेश्चन इसीलिए बनता है। 1936 में याद रखेंगे बस्तर के हाई स्कूल में सबसे पहले विज्ञान विषय की पढ़ाई जो है प्रारंभ हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी ना कभी बनेगा। अब हम बात करते हैं कांकेर रियासत के बारे में। अभी बस्तर रियासत के बारे में पढ़े, बस्तर में क्या क्या हुआ, अब कांकेर रियासत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस पुस्तक में कुछ बातें ऐसी है या कुछ शब्द ऐसा लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ेंगे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्या हम ऐसे राजा को पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो थोड़ा सा एकदम सोच समझ के पढ़िएगा, ठीक है। बुक को यहाँ से क्वेश्चन बनता है श्योर है, और लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनता है, इसीलिए हम इस बुक को उतना प्रेफर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग आज भी नहीं पढ़े हैं इसको, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट ढूंढते हैं और शॉर्टकट के चक्कर में जो है हमसे मिस्टेक होता है, ठीक है। तो इस बुक को अच्छे से आप पढ़ें, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। बस ये है कि इसमें कुछ राजाओं का नाम जो है एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम सामान्य बुक में नहीं पढ़ते, या सामान्य हमको अगर कोचिंग वगैरह आप जहाँ से किए हैं, ठीक है, वहाँ आपको नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। अब कांकेर रियासत के बारे में पढ़ते हैं। तो कांकेर का प्राचीन नाम शिलालेखों व ताम्र पत्रों में कांकेर या काकरम मिलता है। कौवे का शोर वाला स्थान इसका अर्थ होता है। गोड़ी भाषा के अनुसार कांके नामक वृक्ष, और एर का अर्थ होता है पानी, तो कांके नामक वृक्ष से जो कांके पानी या कांके चाय जिसको आप जानते हैं, ठीक है, तो उसी के नाम से क्या बना, ये कांकेर बना। आज भी आप देखे होंगे जब छठी कार्यक्रम होता है तो कांके चाय पिलाया जाता है, ठीक है। तो कांके नामक वृक्ष, ठीक है, और एर का मतलब होता है पानी, तो इसी से जो है क्या हुआ, इसका नाम हुआ कांकेर। 1429 वर्ग मील कुल क्षेत्रफल इसका है, और इसकी राजधानी क्या है, कांकेर थी उस समय, ठीक है। कांकेर का राजवंश प्राचीन है। करका भार या करका भाटा के नाम से आप पढ़ते हैं, तो करका भार जो पहले कांकेर रियासत के अंतर्गत आता था, वहाँ 3500 वर्षों से अधिक पुराना कब्रें सैकड़ों की संख्या में है, याद रखेंगे। तो करका भार में 3500 वर्षों से अधिक पुराने कब्रें हैं। कान्हा गांव के शैलाश्रय में जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वे सादे व रंगीन है, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो कान्हा गांव के शैलाश्रय में जो शैल चित्र है वो सादे व रंगीन है। हथेलियों के निशान उड़पुड़ा व मन केठरी गांव के पास की गुफा में मिले हैं। कांकेर में राजपूत राजाओं का प्रारंभ जगन्नाथपुरी से राज त्याग कर सिहावा आए पुरुषोत्तम देव, जिनको कान्हड़ देव के नाम से भी जाना जाता है, एक होता है, ठीक है, मतलब पुरुषोत्तम देव सबसे पहले जो है आए कहाँ से, जगन्नाथपुरी से राज त्याग करके। पुरुषोत्तम देव का कुष्ठ रोग सिहावा के कुंड में स्नान करने से ठीक हो गया। उनके साथ लड़ाकू हलबा बड़ी संख्या में आए थे। राजा ने सिहावा में नया राज्य स्थापित किया। 1320 ईस्वी के भानुदेव कालीन कांकेर शिलालेख से वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे 1320 ईस्वी में भानुदेव के शासनकाल के समय का कांकेर शिलालेख हमको मिलता है, जिसमें वंश के बारे में जानकारी है, जिसमें सिंहराज, व्याघ्रराज, वोपदेव, कृष्ण, जैतराज, सोमचंद्र व भानेदेव नामक 7 राजाओं का इससे पता चलता है। सिहावा से कांकेर राजा का मुख्यालय डीजे के अनुसार तीसरे राजा बोपदेव के काल में हुआ, ठीक है। सिहावा से कांकेर कब बना मुख्यालय, तो डीजे बोलते हैं कि बोपदेव के काल में बना। डॉक्टर राम कुमार बिहार जी कहते हैं 5वें शासक जैतराम के समय ये परिवर्तन हुआ। रतनपुर के कलचोरी शासक साम्राज्य विस्तार के दौरान अपने सेनापति जगपाल को सेना के साथ भेजकर सिहावा व कांकेर प्रदेश पर अधिकार करते हैं। 1144 ईस्वी की विजय सूची में कांकेर व सिहावा के नाम आते हैं। कैप्टन जेटी ब्लंट 7 अप्रैल 1795 को जब कांकेर पहुंचा, तब वहां के राजा शाहसी थे। कौन थे, शाहसी। और शाहसी ने धारा प्रवाह हिंदुस्तानी बोलकर ब्लंट को जो है प्रभावित किया। 28 नवंबर 1807 ईस्वी को
मराठा सेनापति रामचंद्र बाग ने बस्तर पर आक्रमण किया। कांकेर ने बस्तर की सहायता की, ठीक है, कांकेर ने बस्तर की सहायता की। इससे नाराज होकर मराठों ने कांकेर पर आक्रमण किया और 500 रुपये वार्षिक टकोली कांकेर के लिए निर्धारित की गई। 20 मई 1865 को ब्रिटिश भारत की सरकार ने कांकेर राजा को एडाप्शन सनद प्रदान किया। पद्मदेव, नरहरदेव, कोमलदेव कांकेर के राजा रहे। रियासतों के विलीनीकरण के समय कांकेर के राजा भानु प्रताप देव थे, याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, ठीक है। कांकेर राजा की पुश्तैनी उपाधि महाराजाधिराज थी, याद रखेंगे। कांकेर राजा कौन सी उपाधि धारण करते थे? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे और इनके 9 तोपों की इनको सलामी दी जाती थी। सन 1897 में कांकेर में अकाल पड़ा। 1900 में अकाल का संपूर्ण संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पड़ा, जिससे जान माल की भारी क्षति हुई। प्रति नागर के हिसाब से किसानों से कर लिया जाता था। खेती के लिए जितनी जमीन 2 जोड़ी बैलों द्वारा संभाली जा सकती थी, वह 1 नांगर की जमीन कहलाती थी। महाराजाधिराज के परिवार में विवाह उत्सव होता तो हल्दी सारी नामक कर लिया जाता था। अगर राजाओं के परिवार में अगर विवाह होता था, उनसे कौन सा कर लिया जाता था? हल्दी सारी नामक कर, याद रखेंगे, हल्दी सारी नामक कर लिया जाता था। राजकुमार के जन्म पर लोग लाल टीका करते थे। इस निमित्त कर पटाते थे, इसके लिए जो कर पटाया जाता था। चूड़ी पहनाकर पत्नी बनाने वाले पुरुष से चूड़ी कर लिया जाता था, ठीक है। 1910 में जब बस्तर रियासत में विद्रोह हुआ, तब अंग्रेजों को कांकेर के तत्कालीन राजा ने, जिसका नाम गोकल देव था, भरपूर सहायता पहुंचाई। अपनी कार पॉलिटिकल एजेंट छत्तीसगढ़ डिब्रे और गियर को दे दी थी। मतलब यहाँ के जो राजा थे, ठीक है, गोकल देव, वो अपनी कार उनको दे देते हैं। कांकेर से ही होकर अंग्रेज सैनिक बस्तर गए थे 1910 में। आप जानते हैं बस्तर विद्रोह होता है, ठीक है। तो यहाँ के राजा जो है मदद करते, अपनी कार को दे देते हैं और इसी रास्ते से कहाँ जाते हैं? बस्तर जाते हैं। 1921 ईस्वी में राजा रुद्र प्रताप देव बस्तर नरेश की मृत्यु होने पर तत्कालीन कांकेर नरेश कोमल देव ने अंग्रेजी सरकार को आग्रह किया था कि बस्तर की राजगद्दी पर किसे बैठाया जाए, इस संदर्भ में भी राय ली जाए। उन्होंने स्वयं अपने को एक दावेदार बताया, मतलब स्वयं जो है एक दावेदार बताया अपने आप को, मगर स्पष्ट किया कि उसका अभिप्राय गलत दावेदारों को दावे से रोकना था। मतलब अन्य ऐसे व्यक्ति इस राजगद्दी पर न बैठ जाए जो इसके हकदार नहीं है। प्रफुल्ल कुमारी देवी के पक्ष में उन्होंने अपनी राय दी थी। मतलब वो प्रफुल्ल कुमारी देवी को राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ के कोमल देव ने, ध्यान रखेंगे, यहाँ कोमल देव लिखा है, ठीक है। तो कोमल देव जो है राजा थे, वो राजगद्दी पर बैठाने के लिए अंग्रेजों से आग्रह करते हैं, ठीक है। अपने आप को भी एक दावेदार बताते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरा दावेदारी करना बस यही है कि कोई गलत व्यक्ति आकर इस राजगद्दी पर न बैठ जाए। और वो अंग्रेजों से बोलते हैं कि प्रफुल्ल कुमारी देवी को जो है आप जो है राजगद्दी प्रदान कर दीजिए, ठीक है। इनके बारे में लिखा गया है, रहते जहाँ चंचल प्रकृति के झलमल, अंचल प्रतिपल जिसका महानदी करती है, शीतल फल फूली अति भली जहाँ की वन स्थली है, गली गली पर खिली जहाँ प्रति हृदय कली है, महाराज कोमल देव है कांकेर प्राणाधार से, 9 तोप सलामी आपकी ही होती सरकार से, ठीक है। मतलब कोमल देव आप बोल सकते हैं बहुत प्रतिष्ठित राजा थे, जिनकी बात उनकी प्रजा तक पहुंचती थी, प्रजा उनकी बात को मानती थे, साथ उनको 9 तोपों की जो है सलामी दी जाती थी, ठीक है। तो हमने बस्तर रियासत, कांकेर रियासत के बारे में पढ़ा। आगे की जितने भी रियासत है उनको भी हम जो इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे। मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा यहाँ, ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको, इस बुक को आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सोच समझ के आप पढ़िएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे लिखे हुए हैं जो एक साथ लिखे हुए हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा। बहुत सारे मिस्टेक भी है इस बुक में, ठीक है। मिस्टेक कहने का मतलब वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। लिखने वाले अलग होते हैं, पुस्तक को बताने वाले अलग होते हैं, ठीक है। मैं मान लो किसी चीज़ का रिसर्च कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो मैं बताऊँ गलत, तो टाइप करने वालों की गलती होती है, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो थोड़ा सा आप जो इसको सोच समझ के पढ़िएगा, ठीक है।
बहुत अच्छे से अगर बुक प्रिफर करें तो, नहीं करें तो आप मेरा वीडियो देखिए, इसका पीडीएफ आपको मैं देता हूँ, वहाँ से जो है बहुत सारे शब्द सुधारे हुए हैं मेरे, उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।